उनको मिक्स करेंगे। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे, लाइक अगर मैं इसको इसमें मिक्स करता हूं, बच्चों देखिए अभी ये येलो कलर का था, अभी हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। और बच्चों मैं हूं आपका साइंस टीचर कमलेश्वर। और बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th की साइंस, और इसका पहला चैप्टर हम ले रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का है। हमारा चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट्स मैंने पहले आपके लिए लिख दिए हैं, आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। नोट्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझने की सिर्फ ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट हम हर एक चीज़ लेके चलेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, थ्योरी, और साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे कि भाई कहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि डे टू डे लाइफ से हमारा काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री को थ्योरी के साथ साथ, बुक्स की नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हुए चलें, ताकि हमें इसकी अच्छी समझ हो पाए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस में। अगर हम देखें तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। बच्चों केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में बच्चों ऐसा होता है कि आपके हमेशा कुछ चीजें रिएक्ट करेंगी और साथ साथ क्या होगा, कुछ नए प्रोडक्ट बनेंगे, और जो नए प्रोडक्ट बनेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी नई प्रॉपर्टीज होंगी विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस बनेंगे विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान में रखने वाली बात ये है, कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो एक नया प्रोडक्ट बना वो कुछ उसी से मिलता जुलता बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। इसको हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा है, क्या है, देखिए, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो यहीं पे हमने बात करी है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, दूसरे में चेंज नहीं होता। तो क्या होता है, होता ये है बच्चों, बट ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ट्रांसफॉर्म नहीं होता, क्या होता है, आपस में रीअरेंजमेंट हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, कुछ बॉन्ड बन जाएंगे, सिंपल सी चीज है। ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एज सम ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स। कुछ जो पुराने बॉन्ड थे, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पुराने बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे, और कुछ जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस और इसकी बात कि कैसा क्या केमिकल रिएक्शन में होता है। तो बच्चों आपको नोट्स के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ों के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। नोट्स एक एक चीज़ का मैं आपको लिखवाऊंगा, प्लस समझाने वाले पार्ट पे बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहिए कि बस आपको सुनना है दिमाग से लगा के भाई कि कहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी हर चीज़ के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर इन बिटवीन कभी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हमें कोई रिएक्शन देखें बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक रिएक्शन कराई A प्लस बी, इसने दिया C प्लस डी। ठीक है, क्या कराया हमने, एक रिएक्शन कराई A और B के बीच में, क्या मिल गया हमें, C और D मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो एरो के लेफ्ट साइड में आएगा, एरो के लेफ्ट साइड में जो चीज़ आती है ये कहलाता है हमारा रिएक्टेंट्स। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स। और एरो के बच्चों राइट साइड में जो चीज़ आएगी ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। एरो के लेफ्ट साइड आने वाला रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड आने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्टेंट का एक और नाम भी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सबस्ट्रेट। हालांकि ये आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, चलिए रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हमने कहा। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होगी, हमने रिएक्शन जब स्टार्ट कराई थी तो इनिशियली शुरुआत में जो सिर्फ कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ किसकी होगी, वो सिर्फ इन रिएक्टेंट्स की होगी, क्योंकि शुरुआत में जो प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स है हमारा द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस आपके
पार्ट लेते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या एरो के लेफ्ट साइड जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स क्या होगा? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या हुआ भाई, ए और बी में हमने रिएक्शन करा दी, क्या बन गया हमारा? सी और डी बन गया। तो जो सी और डी बना यहाँ पे, ये चीज कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी चीज बनेगी वो होगी हमारी प्रोडक्ट। तो द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के? ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। ये आपको पता है एक एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलस नाम का, जो कि आपका क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कराता है। अगर आप देखें भाई कि दूध से अगर हम दही बना रहे हैं, मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बेसिकली, दोनों में कंपोनेंट जो है वो है तो मिल्क ही। तो हमने जो पहली वाली बात पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसी में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो उसमें क्या होता है, मिल्क में ही आपके कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ नया कन्वर्जन हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है फाइनली कुछ नया प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ बेसिकली रीअरेंजमेंट्स के साथ पुराने वाले टर्म्स वाले केस में। डाइजेशन ऑफ फूड, अब होगा क्या कि जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। हाँ, ये वाली बात मानने वाली है कि भाई दूध नॉर्मली इतना खट्टा नहीं होता, लेकिन दही थोड़ा सा खट्टा होता है। तो जो एलिमेंट बनेगा हमने देखा था विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो हम दूध की बात करें, हम दही की बात करें, तो दूध इतना खट्टा नहीं होता, बट दही थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात जस्टिफाई हो जा रही है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, थोड़ी सी हटके होंगी जिससे वो बना है। ठीक है बच्चों, चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन सी फिनोमिनन है। कई बार लोहे के आर्टिकल्स पे आपने देखा होगा कि उसके सरफेस पे एक ब्राउन कलर की ऑक्साइड लेयर जम जाती है, जो कि रस्ट कहलाती है। हालांकि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे आगे वाले पोर्शन में बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हमें बाद में इसको आराम से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी क्या है, आपको दे रखा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, मान लीजिए सपोज करिए मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास। इस मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इस मैग्नीशियम रिबन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन कहेंगे तो भाई नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन है ही, जब हम इसको बर्न करेंगे, इसका कंबस्टन कराएंगे, तो ये क्या करेगा, ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई जो हमने कर ली। अब इसको केमिस्ट्री की फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, ये देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कर रहे हैं हमने करा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। रिबन मतलब कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा कह सकते हैं उसे। तो रिबन को हमने एयर में बर्न किया। यहाँ में एयर में बच्चों याद रखिएगा कि एयर में जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो बेसिकली बात करते हैं हम उसकी रिएक्शन की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन में एयर में बर्न करो तो वहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। इस प्रोसेस में बच्चों आपको एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्टन। क्या बोलते हैं, कंबस्टन। हालांकि डिटेल में आगे चल के है, बट अभी रिएक्शन आ रही है तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता चलूँगा, ताकि चीज़ें ज़्यादा बार रिपीट होंगी आपकी, तो दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें बैठ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम रिबन को हमने एयर में बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन में बर्न किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो था हमारा, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कई बार आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें हमेशा उस रिबन को सैंड पेपर से साफ करना चाहिए, क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए, द मैग्नीशियम रिबन शुड ऑलवेज बी क्लीन्ड, हमेशा साफ करना चाहिए बिफोर बर्निंग, टू रिमूव, किस लिए, हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए, द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम इट्स सरफेस। क्या होगा, अगर मैग्नीशियम का रिबन है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। उस लेयर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, जिसको रेगमाल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात हो गई हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले पार्ट पे एक एक्टिविटी की। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, हमने बात करी केमिकल रिएक्शंस की। भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये हमने देख लिया, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब
बात ही आती है हम पहचाने कैसे, हाउ वी शुड आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। तो कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको अगर ये चीज़ दिखाई दे रही है तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइए देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ये पीपीटी क्या है, प्रेसिपिटेट। हालांकि अभी हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तीसरा है चेंज इन कलर, कि कलर का अगर चेंज हो तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो बेसिकली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास जो कि आपको ये बताती हैं कि भाई कि केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। बच्चों चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के जो टुकड़े हों, अगर हम जिंक मेटल के टुकड़े लें और साथ साथ उसको रिएक्शन कराएं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता होगा HCl होती है, तो ये होगा जिंक के ग्रेन्यूल। और जिंक के ग्रेन्यूल्स को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा ZnCl2। ये होता है आपका जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये एरो ये दिखा रहा है कि आपकी रिएक्शन में जो है ये गैस वाला पार्ट और ये इवॉल्व हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का पता लगाने का एक बेसिक सा तरीका है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, वी विल पुट अ मैच बॉक्स, जलती हुई माचिस की तीली रखेंगे, ठीक है। मैच बॉक्स से एक मैच स्टिक निकालेंगे, जलती हुई मैच स्टिक रखेंगे, बर्निंग मैच स्टिक, मैच स्टिक रख देते हैं, बर्निंग मैच स्टिक रखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पॉपअप साउंड मिलेगा। पॉपअप साउंड मतलब पट 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 करके बबल्स जो निकलेंगे ऊपर से, पट पट करके वो आवाज़ आएगी। तो वो पॉपअप साउंड ये बताएगा कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट को इन शॉर्ट हम PPT लिखते हैं, याद रखना है आपको, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह एग्जाम में इवन PPT ही दिया जाता है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है ये। इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को कराएं तो उसमें क्या होगा, कई बार रिएक्शन करने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो कि हम निकाल सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन और एनी अदर मेथड, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो गई, ठीक है बच्चों। अगला है, इसका एग्जांपल है KI। KI क्या है आपका, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन कराई हमने PbNO3। PbNO3 क्या हो जाएगा आपका, Pb होता है लेड, NO3 होता है नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कराया तो बना PbI। बच्चों याद रखना, आयोडीन से जुड़ी हुई थोड़ा सा ये PbI जो बनता है ये बनाता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे अगर कलर की बात करें तो येलो प्रेसिपिटेट जब उसमें मिलेगा तो हमें लगेगा कि रिएक्शन हो चुकी है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली H2SO4, ये तो पता ही है आपको, H2SO4 क्या होता है बच्चों, इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं BaCl2 के साथ। BaCl2 क्या होता है आपका, बेरियम क्लोराइड, और ये बना बेरियम SO4 क्या होगा, सल्फेट। तो ये बना बेरियम सल्फेट और प्लस HCl। HCl तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसका जो कलर होता है बच्चों वो होता है वाइट कलर्ड। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन को हम कराएंगे तो अगर वाइट कलर का प्रोडक्ट उसमें बन रहा है, दैट मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगले में था हमारे पास चेंज इन कलर, कि भाई कलर में चेंज होगा तो कैसा क्या हो सकता है। तो व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आपका, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आपका, KMnO4। हालांकि इसे बाद में हम सारे केमिकल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है बच्चों, पर्पल, ये आपको याद रखना है। अब पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपीयर्स। डिसअपीयर्स का मतलब गायब हो जाता है। तो जब पर्पल कलर गायब हो जाएगा तो गायब होने का मतलब क्या है, कलरलेस हो गया। तो इट बिकम्स कलरलेस, दैट इज इट बिकम्स कलरलेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्पल कलर था, रिएक्शन हुई, पर्पल कलर से क्या हो गया, कलरलेस। दैट मीन्स अ चेंज इन अ कलर इज अ सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में है हमारे पास कि
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है आपका? K2Cr2O7, ठीक है। इस कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले केस में यहाँ पे क्या होगा? ऑरेंज कलर स्टार्टिंग में रहा होगा और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? वो ग्रीन में। तो सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ऑरेंज कलर पहले था, बाद में क्या हो गया? ग्रीन कलर। पहले ऑरेंज था, बाद में हो गया ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में चेंज जो होगा वो सिग्निफाई करेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हमारी हो चुकी है, ठीक है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल है, इसको आप घर में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बताता हूं मैं आपको। केमिकल रिएक्शन इज बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम मतलब आपका एक कैल्शियम का एक प्रोडक्ट होता है क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्विकलाइम को जब हम पानी में मिलाते हैं बच्चों, तो अगर आप पानी को छुएंगे तो पानी क्या लगेगा? हल्का सा गर्म लगेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दो तरीके की रिएक्शन है हमारे पास। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। अभी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे टॉपिक्स हैं तो वहाँ पे हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप आज ही घर में ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल केमिस्ट्री फील हो जाएगी कि नहीं ये हुआ नहीं है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कोई बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। क्या करना है बच्चों? आपको करना है, थोड़ा सा लेना है सर्फ लेना है, कोई भी सर्फ हो सकता है, टाइड, ऋण शक्ति, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ा सा सर्फ अपने हाथ पे रखिएगा, ठीक है। उस हाथ पे क्या करना है? उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी ले लीजिएगा, ठीक है। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा सर्फ लिया हमने, ठीक है। इस सर्फ में क्या करेंगे? थोड़ा सा अब हम पानी मिला देते हैं इसमें। थोड़ा सा ही पानी बहुत है, तो जैसे ही इसमें आप पानी मिलाएंगे, पानी मिला के क्या करना है? आपको करनी है मुट्ठी बंद, इस तरीके से बंद कर लीजिए। आपको क्या लगेगा? अंदर यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी। आप करके देखिए, आपको गर्माहट महसूस होगी, भले चाहे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ 5-7 सेकंड के लिए महसूस होगी, लेकिन गर्माहट महसूस होगी। तो ये गर्माहट महसूस होने का कारण क्या है बच्चों? गर्माहट महसूस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, करके देखिएगा, मजा आएगा। इसके लगेगा कि अरे यार केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग और हम इसे डे टू लाइफ से बहुत ज्यादा जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला है फिर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कि अगर हम कैंडल को जलाएं तो कैंडल भाई क्या होता है? पहले सॉलिड वाला पार्ट होता है, ठीक है। कैंडल सॉलिड होता है, उसको हम जलाते हैं, पिघलता है, पिघल के क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड आया, दैट मीन्स यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई। फिर उस लिक्विड में क्या हुआ? उस लिक्विड में वैक्स में होता क्या? कार्बन होता है, क्योंकि वैक्स इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन वाला प्रोडक्ट हो तो कार्बन होगा। अब कार्बन वाला क्या होगा? कार्बन जब रिएक्ट कराएगा ऑक्सीजन से, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी हम रिएक्शन करेंगे कार्बन की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? सिंपल सी प्रोसेस बनाता है CO2। तो ये जो वैक्स में कार्बन प्रेजेंट होगा, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? CO2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट हमारा होता जा रहा है। और यहाँ इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन होती चली जा रही है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम और भी डिस्कस करेंगे बच्चों। कलर वाला केस भी मैं आपको भी दिखाता हूं, ठीक है, वेट करिए। तो बच्चों कलर वाला केस डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली है, आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कंसल्टेंसी में करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप, वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अपने घर वालों से कह दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहा हूँ चेंज इन कलर वाला, कि चेंज इन कलर का कैसा क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास ये 2 ग्लास हैं, आप देख सकते हैं, ये कुछ येलो कलर है, ठीक है। इसमें मेरे पास है टर्मरिक। टर्मरिक को मैंने सिंपल पानी में डाल रखा है, थोड़ा सा टर्मरिक लेके पानी में डाल सकते हैं। और इस वाली ग्लास में मैंने ले रखा है बच्चों आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो खाना सोडा होता है आपका, खाना सोडा मैंने इसमें ले रखा है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का इस कलर का कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका कलर देखिए, ये कुछ डार्क रेड हो गया, तो आपको दिख रहा है ये येलो कलर था, टर्मरिक बेसिकली येलो कलर की थी, अभी क्या हो गया, ये डार्क रेड कलर का हो गया। तो डार्क रेड कलर जो दिखा रहा है बेसिकली क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स द चेंज इन कलर सिग्निफाइज, क्योंकि यहाँ पे था क्या, एक
चीज़ हमारे पास एक रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे, दोनों को मिलाया तो एक रिएक्शन हुई, कलर चेंज हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जब हमारा कलर चेंज होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल है, घर में करके देखिएगा, मजा आएगा आपको, केमिस्ट्री से जुड़ेंगे आप। ठीक है बच्चों, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरीके से हम सब्जेक्ट को और आसान बनाते रहें बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शंस देखी, आइए केमिकल इक्वेशंस देखते हैं कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो व्हाट इज इक्वेशन बच्चों, आपने मैथ्स में इक्वेशन देखी होगी, जैसे x + y = 2, तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है। तो वैसे केमिस्ट्री में भी हमारे पास इक्वेशंस आती है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, तो मेथड दिखाना, क्या दिखाना, अ केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो क्या यूज करते हैं हम, सिंबल्स यूज करते हैं और यूज करते हैं फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व, जो जो सब्सटेंसेज उसमें इन्वॉल्व होंगे वो वाला, इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं हम वर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब एक चीज नोटिस करेगा, इसको लिखने में जो टाइम लगा और एक इसको लिखने में टाइम लगा, तो बच्चों किसको लिखने में टाइम कम लगा, नीचे वाली रिएक्शन को। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या। तो वर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, जब हम वर्ड्स के टर्म्स में लिखें, जब हम रिएक्शन में सिंबल्स को यूज ना करें, वी विल यूज वर्ड्स एंड ओनली वर्ड्स, लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सारे वर्ड्स हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका सिंबल यूज कर लूँ, लाइक जिंक का सिंबल जिंक Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज हो जाएगी, ये कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। तो दोनों में वर्ड्स डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों। वर्ड इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास वर्ड्स के टर्म्स में होगा, वर्ड इक्वेशन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, सिंबल्स की फॉर्म में होगा। तो अब हमने वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन क्यों लिखी, जस्ट बिकॉज कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके, क्योंकि अभी हमने देखा था जब हमने ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी तो बहुत टाइम लगा और नीचे वाली रिएक्शन में थोड़ा सा कम टाइम लगा। तो भाई रिएक्शंस लिखने में टाइम भी तो कम लगना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि रिएक्शन लिखते चले जा रहे हैं। चलिए अब रिएक्शन आई, तो रिएक्शन में अब सिंपल सी बात है भाई, रिएक्शन करवाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा रिएक्शन आपको अपने हिसाब से मिलेगी। तो कई बार रिएक्शन आपको बैलेंस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो ये है क्या, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आइए इसको देखते हैं। तो पहला है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब एक केमिकल इक्वेशन होगी जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मतलब अगर हम इधर देखें तो जिंक के कितने एटम हैं, 1। इस साइड देखें जिंक के कितने एटम हैं, 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सल्फर पे देखें तो सल्फर और सल्फर 1 और 1, ऑक्सीजन 4 और 4, हाइड्रोजन 2 और 2। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड मींस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में अगर आपके जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं अगर वो दोनों तरफ सेम है तो वो इक्वेशन कहलाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ रही बच्चों? तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सारे सेम है तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, भी सारे सेम है तो बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के इधर 2 थे, इधर भी 2 है, बट ऑक्सीजन के इधर 2 थे, इधर कितने थे, 1। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगी हमारी क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन हम जब केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो हमारी जो रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी इसकी बैलेंसिंग।
तो चलो बच्चों, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों, देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की कैसे रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। सिंपल स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने पहली रिएक्शन लिखी है यहाँ पे अनबैलेंस्ड वाली, कौन सी, ये नीचे वाली H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा क्या बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग का सिंपल है, बहुत आसान है, बस बने रहिए मेरे साथ। आज आपको बैलेंसिंग करा के जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा। ठीक है बच्चों, परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, लास्ट तक बने रहिए, आपको आज बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सवाल हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, अच्छे से अच्छे लेवल के सवाल लाया हूं मैं आज आपके लिए। ठीक है, शुरुआत बेसिक से करेंगे, बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से करते करते आज हम बहुत तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन लेते हैं हमने जो यहाँ पे लिखी है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है बच्चों, इक्वेशन है। अब बैलेंस कैसे करना है, स्टेप्स हैं, ध्यान रखिएगा कैसे। अगर हम बात करें इस एरो के, तो मैंने बताया था इस तरफ जो चीज़ आती है ये कहलाती है हमारी रिएक्टेंट्स, एंड जो एरो के राइट साइड आएगा ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। तो भाई क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सिंपल। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड कितने हैं बच्चों, 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, बट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। दैट मीन्स अनबैलेंस्ड क्या है हमारा यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो भाई इन दोनों को बराबर बनाने के लिए, इसको 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। तो जब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 1 किसके लिए आ रहा था, ये 1 आ रहा था इस H2O के लिए। दैट मीन्स ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस H2O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन मल्टीप्लाई H2O बाय 2। तो हमने क्या किया, हमने H2O को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, चलो भाई फिर से देख लेते हैं। ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये हो गए हमारे पास प्रोडक्ट्स। चलिए एलिमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। तो एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में बच्चों, 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन 2, इधर कितने हो गए, 2। ये हाइड्रोजन तो 2 × 2 4 हो गए, बट ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। बट अब हमारे पास अनबैलेंस्ड क्या आ गया बच्चों, अब हमारे पास अनबैलेंस्ड आ गया ये हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, अभी मैंने बताया आपको, बराबर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, देखिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 4 2। तो हमें कराना क्या है, इस 2 को बनाना है 4। इस 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई H2 बाय, अब अगर हमारे पास 2 तरफ हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर देगा भाई रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम तो सिंपल H2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही जगह है। तो फॉर बैलेंसिंग H एटम्स मल्टीप्लाई H2 बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब चेक कर लेते हैं भाई कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये हो गए प्रोडक्ट्स, एक साइड लिख लेते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 2 × 2 दैट इज 4। ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड में, 2। प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं हाइड्रोजन,
2 × 4, 2 इंटू यहाँ पे 1 होगा तो 2 × 1 दैट इज 2। तो सब बराबर है, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो देयरफॉर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा, H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये आ जाएगी बच्चों हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको कंसेप्ट समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें एक बात का ध्यान और रख सकते हैं बच्चों हम कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, क्या करना है हमें, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब अगर मुझे अपनी इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हो, मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो तो क्या है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, इंडिकेट, या फिर हमें बनाना है तो हम लिख देते हैं बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिख देंगे। किस तरीके से, लाइक C प्लस O2 गिव्स CO2। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है और ये हमारी रिएक्शन को एक और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है तो उसे हमें दिखाना आना चाहिए। लाइक जैसे CaCO3 सॉलिड वाला पार्ट है, क्या करेंगे, इसको हम डेल्टा करेंगे। डेल्टा मतलब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो अगर कहीं पे भी आ रहा है तो आपको हीट चेंज दिखाना पड़ेगा कि भाई हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट इसमें बाहर निकल रही है। ठीक है, बाकी डिटेल में अभी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत डिटेल में है हमारे पास कि टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस हैं वो दो तरीके की हैं। थोड़ा सा मैंने हिंट दी थी आपको, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्या डिफरेंस है क्या नहीं, अभी हम बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे हम। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ आपके 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट के बाद आप ये कह सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट आ गए बच्चों। 2 पॉइंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो कंडीशंस को भी आपको लिखना पड़ेगा कि जिसमें वो रिएक्शन आपकी हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन थी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, CaCO3 सॉलिड, मैं कहूँ कि ये रिएक्शन हमारे पास 300 केल्विन पे हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर और प्रेशर को भी मेंशन कर देंगे। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर को मेंशन कर देंगे तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो भी हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, आप उसको मेंशन कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो चलिए फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, जिंक विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन अभी हमने देखा था, पीछे पढ़ चुके हैं। क्या रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक विद डाइल्यूट HCl। अभी डाइल्यूट कंसनट्रेट क्या होता है, हालांकि इसे बहुत डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट याद रखिएगा डाइल्यूट मतलब जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो भाई आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो डाइल्यूट HCl वाले केस को चाहो तो सिंपल HCl भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये हो जाएंगे आपके पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट। तो भाई एलिमेंट्स में हमारे पास है जिंक और क्या है, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन। तो भाई रिएक्टेंट में जिंक के कितने एटम्स हैं, 1। प्रोडक्ट पे कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन देखें तो इस साइड कितना है रिएक्टेंट पे, 1, इस साइड कितने हो गए, 2। तो भाई दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या है कि 2 अनबैलेंस्ड है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन। तो चलिए इनको बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस करते हैं हम, मान लीजिए हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। बाकी आप लिख सकते हैं फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, LHS से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चाहे तो लिख लीजिए फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम्स मल्टीप्लाई HCl/2। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास जिंक प्लस 2 HCl, डाइल्यूट ब्रैकेट में लिख देता हूँ आगे, 2 HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, सिंपल हमारे पास हो गया। अब देख लेते हैं भाई, ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये हो गए आपके पास प्रोडक्ट्स, और एक साइड हो गया आपके पास एलिमेंट। एलिमेंट है आपके पास वही जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो रिएक्टेंट पे जिंक 1, इस साइड कितना 1, हाइड्रोजन कितना है इस साइड, अब 2 × 1 2, इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 2, क्लोरीन कितने हैं इस साइड 2 × 1, तो 2, क्लोरीन कितने हैं 2। ठीक है, तो ये हो गई। दैट मीन्स आपकी जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहिए तो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी Zn + 2 HCl गिव्स ZnCl2 + H2। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन क्या होता है बच्चों, मीथेन होता है आपके पास CH4, किस में बर्न करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन, क्या बना रहा है CO2 एंड H2O। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये वो रिएक्शन है जो आने वाले 3 साल देखेंगे, आपको 10th में मिलेगी, आपको 11th में मिलेगी और आपको 12th में मिलेगी। तो जितनी जल्दी इस इक्वेशन को याद कर लेंगे उतना आसान है। हालांकि इसको याद करने का एक जनरल मेथड भी है, हालांकि वो आपके काम का नहीं है, वो जब 11th में आप आएंगे तब आप सीखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी भाई। तो ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स, दिस इज अवर प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट एलिमेंट्स डू वी हैव हियर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने एटम्स हैं, 1। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 2 और 1 3। चलो भाई बैलेंस करते हैं। पहले कैसे बैलेंस करते हैं, मान लीजिए पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो 2 × 2 बैलेंस करेंगे, 4 बनाना है। 4 कैसे बनेगा, ये 2 × 2 कर देंगे 4 बन जाएगा। तो फॉर
बैलेंसिंग हाइड्रोजन मल्टीप्लाई H2O बाय 2। तो भाई जब H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हो गया रिएक्टेंट, ये वाला हो गया प्रोडक्ट, और एक आ गया एलिमेंट। एलिमेंट हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 4। इधर कितने हो जाएंगे, 2 × 2, ये भी 4। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, इधर 2, इधर कितने हो गए 2, और 2 × 1 कितना 2, दैट इज़ 4 हो गए। तो अब रह गया हमारा अनबैलेंस, क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 को बनाना है 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, कि फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन मल्टीप्लाई O2 बाय 2। ठीक है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, तो इसमें एलिमेंट्स चेक कर लीजिए आप, सारे बराबर हैं, तो दैट मीन्स ये हमारी हो जाएगी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन जहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखे थे, आपको रिएक्शन बनानी थी। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का ये वाला पार्ट। क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपका, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। पीपीटी क्या है, प्रेसिपिटेट अभी हमने देखा था, क्या बनाता है ये बनाता है प्रेसिपिटेट BaSO4। और प्रेसिपिटेट में याद रखना बच्चों कि कई बार हम हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड एरो भी मिलेगा आपको। तो अगर अपवर्ड एरो मिल रहा है तो गैशियस है, डाउनवर्ड एरो मिल रहा है तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है आपका। टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। ठीक है, आपको बताना है कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो स्टेटमेंट से इक्वेशन ये आ गई, अब इस इक्वेशन को देखना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स, this will be our products, and what do we have in elements is barium and chlorine, aluminium, sulfur and oxygen। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ कितने कितने एटम्स दे रखे हैं। तो बेरियम में रिएक्टेंट साइड दे रखा है हमारे पास 1, प्रोडक्ट की साइड भी दे रखा है 1। ठीक है, क्लोरीन की बात करें, इस साइड कितने हैं 2, इस साइड कितने हैं भाई, इस साइड है 3। चलो सल्फर, अब ये देखो ये सल्फर है, बाहर ब्रैकेट के क्या लगा है 3, दैट मीन्स इस सल्फर के कितने एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, इस साइड सल्फर कितना है आपका 1। एल्युमिनियम देख लेते हैं, एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं, ये 2। इस साइड कितने एटम्स हैं, इस साइड आपके पास है 1। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो है ही हैं, बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है 3, तो क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 4 3s are 12। इस साइड कितने हैं 4। तो भाई इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे में बहुत कुछ अनबैलेंस्ड है। तो चलिए देखते हैं, बैलेंस करते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम ऑक्सीजन वाले पार्ट पे। ऑक्सीजन कितने हैं 12, इधर कितने हैं 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 3 से। ठीक है बच्चों, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, चाहे तो लिख लीजिए, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BaSO4 बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास BaCl2
प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये दे देगा आपको 3BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। चलिए देखते हैं अब क्या बैलेंस हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बेरियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी में लिख लीजिए, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बेरियम हो गए 1, इधर कितने हो गए 3, क्लोरीन हो गए इधर 2, क्लोरीन तो इधर 3, एल्यूमिनियम इधर 2, इधर 1, सल्फर इधर कितने हो गए 3, इधर भी कितने हो गए 3, ऑक्सीजन इधर हो गए 12, इधर भी कितने हो गए 12। तो भाई ये हो गई बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए इसको बाकी के क्वेश्चन को इधर ट्राई करते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं। अब हमें बैलेंस करना है, तो क्या क्या बैलेंस्ड हो गया हमारा, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो अब रह गया बेरियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम। तो चलो बेरियम को बैलेंस कर देते हैं। बेरियम को बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, इधर 3 है, इधर कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहीं पे चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि एक स्टेप और आएगा तो उसको वहाँ पे लिख देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3BaCl2 प्लस इतना, और 3 से तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें कितने क्या आए हमारे पास, कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट के साइड एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं रिएक्टेंट में कितने हो गए, बेरियम 3, इधर कितने बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 6, इधर कितने क्लोरीन हो गए, इधर 3 ही है अभी। चलो एल्युमिनियम इधर कितने हो गए 2, इधर एल्युमिनियम कितने हैं 1, सल्फर इधर हो गए आपके कितने 3 थे, तो सल्फर हो गया 3, इधर भी सल्फर हो गया 3, ऑक्सीजन थे 12 और ऑक्सीजन थे 12। तो अब क्या रह गया बच्चों, अब रह गया हमारे पास क्लोरीन और एल्युमिनियम। अब हम देखें क्लोरीन और एल्युमिनियम किस साइड कम है, इस साइड कम है। और अगर हम एक बात देखें कि भाई ये 6 है ये 2 है, और एल्युमिनियम और क्लोरीन आ भी साथ रहे हैं, दैट मीन्स हम इनको एक साथ भी बैलेंस कर सकते हैं। चाहे तो कोई एक बैलेंस कर लो, आपकी दूसरा बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 6 और 3 या फिर 2 और 1, तो चाहिए तो इसे बैलेंस कर लेते हैं कि एल्युमिनियम 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो फॉर बैलेंसिंग एल्युमिनियम, फॉर बैलेंसिंग एल्युमिनियम मल्टीप्लाई AlCl3 बाय 2। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है बच्चों, तो एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं क्या क्या है। बेरियम, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो बेरियम रिएक्टेंट साइड 3, इधर कितना 3 3 3, क्लोरीन हो गया 6, इधर कितना हो गया 2 × 3 6, एल्युमिनियम 2 2 × 1 2, सल्फर कितने थे 3, इधर भी कितने 3 12 और 12। दैट मीन्स जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई, लास्ट वाली इक्वेशन, ये हो गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देयरफॉर द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी 3BaCl2 प्लस 2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये रेड वाली जो हो जाएगी आपकी ये फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, तो और बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क में। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप घर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो होगा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अब हम बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस हैं, कुछ बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको
पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस में इनके देते रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। ठीक है, करना वैसे ही जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको कॉर्नर पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप चाहिए तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पर्सनली अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाउट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे भी होगा मैं उसको पॉसिबली अरेंज करने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो देखिए 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। 2 एल्यूमिनियम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस वाले केस पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 सोडियम होगा तो 6 NaOH आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl। तो भाई देखो 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे सिंपल। तो BaCl2 गिव्स H2, सारे बैलेंस हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, अगले में था MgOH का होल ट्वाइस + HCl गिव्स MgCl2। तो देखो क्लोरीन के 2 दिख रहे हैं तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन हैं, 2 यहाँ पे थे तो 4 हाइड्रोजन हैं तो ये 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बैलेंसिंग के मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं। आप इनको घर पे ट्राई कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस आपका केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता है। पहला है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, देखा था भाई करता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी कर सकता है, करता है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेल CO2, दैट मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला कॉम्बिनेशन वहाँ पे CO2 देता है और CO2 में दोबारा से उसको बनाया नहीं जा सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म करेंगे, बर्न करे जब, तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस भी हमारा केमिकल रिएक्शन देगा, क्योंकि कैंडल में कार्बन होगा वो CO2 देगा। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, जब मेल्ट करेंगे तो वो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मेल्ट करेंगे तो पिघल जाएगी वो, तो जो वैक्स पिघला हुआ होगा उसको हम दोबारा से कैंडल में बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। अगला था एन एसिड विच कैन डिकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज। इसको मैंने अभी जब स्टार्टिंग की क्लास हुई थी तो वहां मैंने डिस्कस किया था। इसको फटाफट रिवीजन करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, क्या होगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बताइए बच्चों, मैंने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था टेम्परेचर वाले केस पे, सर्फ को रख के। तो क्या होता है इसमें, होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के टेम्परेचर के हिसाब से ये वाला प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हो तो मैं करा रहा हूं। बच्चों क्या है सवाल में, क्वेश्चन है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI, a yellow solid precipitate separate out from the solution। मतलब यहाँ पे एक सब्सटेंस बनेगा, सब्सटेंस का कलर क्या होगा, येलो। ठीक है, अगर आपने पीछे के लेक्चर पे ध्यान दिया हो तो उस लेक्चर में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी। क्या हम किसको मिला रहे थे, हम मिला रहे थे PbNO3 को 2KI से, तो क्या बनाएगा ये PbI2 और बाहर निकल जाएगा आपका KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये PbI2 क्या था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी। तो सब्सटेंस X क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। तो ए वाले पार्ट का हो जाएगा लेड नाइट्रेट। नेम द सब्सटेंस विच इज येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ। तो येलो सॉलिड किसकी कंसिस्ट होगी, ये वाले पार्ट की। तो ये क्या हो जाएगा, बी लेड आयोडाइड। ठीक है, थर्ड था राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इलस्ट्रेटेड विद दिस एग्जांपल। तो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, मतलब कौन से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो फॉर्मेशन ऑफ PPT प्रेसिपिटेट का बनना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगला है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। तो भाई ये तो रिएक्शन ये हो जाएगी सॉलिड 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 और ये भी सॉलिड, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा
और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप बने रहें मेरे साथ और सब्जेक्ट को हम इसी तरीके से और आसान बनाते रहेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री को प्रैक्टिकली हम यूज़ करते रहेंगे, जैसे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके आऊँ अगर पॉसिबल है तो। ठीक है बच्चों, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।